हेलो एवरीवन। तो आज हमें स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 5 से। हम पढ़ रहे हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एनडीपीएस एक्ट 1985 का ही एक्ट है। और इसमें आता है, मतलब इसका चैप्टर का नेम है फोर फीचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो ये देखिए, चैप्टर नंबर 5 ए है। ए मतलब हम प्रिजम्पशन ये मान के चलते हैं कि बाद में कभी ऐड हुआ है। तो कब ऐड हुआ है? ये ऐड किया गया था एक्ट नंबर 2 ऑफ 1989 से, जो कि कब से इफेक्ट में आया था? तो 29 मई 1989 से आया था। तो अब देख लेते हैं क्या है ये वाला चैप्टर। स्टार्ट होता है इस सेक्शन 68 ए से। तो 68 ए में क्या हुआ है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे अप्लाई होगा? तो द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर के प्रोविजंस जो है वो अप्लाई होंगे, जो कि पर्सन स्पेसिफाई किए हैं सबसेक्शन 2 में। अब सबसेक्शन 2 में जो पर्सन दिए हुए हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। और सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है जो भी पर्सन रेफर किए हैं सबसेक्शन 1 के लिए, वो कौन कौन से पर्सन होंगे। नेमली सबसे पहले जो पर्सन होगा जिसको यहाँ पे कन्विक्शन हुई है किसी ऑफेंस में, जो कि पनिशेबल है इस एक्ट में, और इम्प्रिजनमेंट उसका दिया जाता है 10 ईयर से उससे ज्यादा का। फिर बी वो बताता है कि कोई भी पर्सन जिसको कन्विक्ट किया गया है सिमिलर ऑफेंस में कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, जुडिक्शन में, आउटसाइड इंडिया में जो उसने कोई ऑफेंस किया है उसमें अगर उसको सजा मिली है सिमिलर ऑफेंस में, तो फिर उसके बाद आ जाता है सी वाला। सी मतलब सी क्लॉज बताता है कोई पर्सन in respect of whom an order of detention have been made under the prevention of illicit traffic in narcotic drug and psychotropic substance act 1988 और under Jammu and Kashmir prevention of illicit traffic in narcotic drug and psychotropic substance act। तो अब इसमें कोई पर्सन हो जाएगा जिसपे यहाँ पे प्रिवेंट मतलब डिटेंशन हुई है, ऑर्डर हुआ है यहाँ पे डिटेंशन का इन दोनों एक्ट के अंदर। या तो इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक एक्ट में हुआ है। उसके बाद है डबल सी में आता है कोई पर्सन जिसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, और या फिर उसका एक ऑथराइज मतलब यहाँ पे अगेंस्ट उसके कोई वारंट ऑफ अरेस्ट हुआ है, ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट करने के लिए, या तो इशू हुआ है क्योंकि उसने क्या किया है, कोई भी ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल है इस एक्ट में, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म है उसमें कितना, 10 ईयर से ज्यादा, 10 ईयर या उससे ज्यादा। तो एवरी पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड, और जो भी पर्सन या तो अरेस्ट किया गया है और अगेंस्ट whom जिसके ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट यहाँ पे किया गया है इशू कमीशन के द्वारा सिमिलर ऑफेंस में अंडर करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ द कंट्री में, एनी अदर कंट्री में, मतलब या तो अपने यहाँ की कंट्री के लॉ में, या फिर कोई अदर करस्पॉन्डिंग लॉ किसी कंट्री का है उसमें 10 साल उससे ज्यादा की सजा के लिए उसको अरेस्ट किया और वारंट ऑफ अरेस्ट वगैरह इशू किया हुआ। फिर लिखा प्रोवाइड दैट ऑर्डर ऑफ डिटेंशन शैल नॉट बी रिवोक। ऑर्डर ऑफ डिटेंशन है उसको कभी भी रिवोक नहीं किया जाएगा ऑन द रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंदर इस एक्ट में। और सच ऑर्डर ऑफ डिटेंशन शैल नॉट बी सेटिस्फाइड बाय द कोड ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी डिटेंशन का ऑर्डर है उसको रिवोक नहीं किया जाएगा एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट में, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड हुई है इस एक्ट में। और ना ही कोई भी डिटेंशन सेटिस्फाइड होगा कंट्री, सॉरी मतलब ना ही कोई भी यहाँ पे जो ऑर्डर है डिटेंशन का वो सेटिस्फाइड किया जाएगा कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन के द्वारा। फिर जो भी है इसमें क्या है, एवरी पर्सन हु इज रिलेटिव, जो भी पर्सन है अगर रिलेटिव है किसी का, जो भी क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, एन क्लॉज डबल सी में दिया हुआ है, तो वो भी आ जाएगा, मतलब इन पर्सन के रिलेटिव। फिर उसके बाद ई पॉइंट है कोई भी एसोसिएट है, एवरी एसोसिएट ऑफ पर्सन, जो भी पर्सन है उनके एसोसिएट्स भी क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी और क्लॉज डबल सी में जो बताए हुए हैं। फिर एफ में बताया हुआ है कि कोई भी होल्डर, जिसको हम यहाँ पे प्रेजेंट होल्डर बता रहे हैं अभी, जिसके पास क्या हुआ है कि किसी भी प्रॉपर्टी at the previously held by any person referred to in clause A, clause B, clause C, for clause and clause double C, unless the present holder, as the case may be, at any time held such property after such person or before the present holder is or was transferred in good faith for adequate consideration। तो उसमें होल्डर कौन होगा? होल्डर क्या मतलब यहाँ पे होगा कि प्रेजेंट होल्डर भी आएगा, उसको यहाँ पे प्रेजेंट होल्डर बोलेंगे जो भी होल्डर है यहाँ पे। और जिसको यहाँ पे कैसा है कि ऐसी प्रॉपर्टी मिली जो कि पहले प्रीवियसली किसी ऐसे पर्सन के द्वारा हुए है, मतलब होल्ड की गई थी या हेल्ड की गई थी, जिसका मेंशन यहाँ पे क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी या क्लॉज डबल सी में, मतलब जो यहाँ पे हमने इतने पर्सन देख लिए क्लॉज ए में, बी में, सी में या डबल सी में, उन पर्सन के द्वारा कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी
हेल्ड की गई थी उन पर्सन्स के द्वारा और यहाँ पे किसी होल्डर को ट्रांसफ़र कर दी गई है जिसको हम यहाँ पे प्रेज़ेंट होल्डर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो प्रेज़ेंट होल्डर है उसने यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, वो ज़बरदस्ती एक्वायर की गई है मतलब ये जैसे ये अटैच नहीं हो पाए, सीज़ नहीं हो मतलब ये सी इसका कन्फिस्केशन नहीं हो पाया, अटैचमेंट नहीं हो पाया इसलिए उसने की गई है अनलेस अगर जब तक है जो प्रेज़ेंट होल्डर है एज़ द केस में भी any one of the property after such person on before the present holder और इस वाज़ ट्रांसफर इन गुड फेथ फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर गुड फेथ में एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ है, तो अलग बात है। अदरवाइज़ जो प्रेज़ेंट होल्डर है, वो भी यहाँ पे उसी चीज़ में माना जाएगा मतलब जो ये सेल रहेगी ये गुड फेथ सेल नहीं होगी या मतलब गुड फेथ ट्रांसफर नहीं होगा जो भी ट्रांसफर हुआ। मतलब यहाँ पे ये सिर्फ़ इतनी सी बात बताता है ये वाला क्लॉज़ है कि जो भी प्रॉपर्टी अगर किसी ऐसे पर्सन के पास थी जिसका मेंशन क्लॉज़ ए, क्लॉज़ बी, क्लॉज़ सी, क्लॉज़ डबल सी में है और उस पर्सन ने अगर किसी यहाँ पे प्रेज़ेंट होल्डर के पास यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी तो प्रेज़ेंट होल्डर भी होल्डर माना जाएगा यहाँ पे। अगर प्रेज़ेंट होल्डर ने लेकिन अगर गुड फेथ में लिया है, गुड फेथ में एडुकेट कंसिडरेशन लेके दी है तो सिर्फ़ वो एक एक्सेप्शन होगा उसके लिए। उसके बाद सेक्शन 68 में डेफिनिशंस दी हुई है, तो डेफिनिशन का मतलब होता है कि जब तक अलग से नहीं बताया हो तो क्या हम उसको मानेंगे तो इन दिस चैप्टर अनलेस द कंस्ट्रक्ट टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स अदरवाइज जब तक नहीं बता दिया हो तब तक क्या होगा? एपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब होगा कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, रेफर किया गया इन सेक्शन 68 एन में। एसोसिएट का क्या मतलब होगा? तो एसोसिएट में इसका मतलब होगा रिलेशन टू अ पर्सन और हुज़ प्रॉपर्टी इज़ लायबल टू बी फॉरफिटेड अंडर दिस चैप्टर। तो एसोसिएट का मतलब होगा कि कोई भी पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे फ़ॉरफ़िट करी जाना चाहिए इस चैप्टर में। तो उसमें लिखा रहता है कोई भी इंडिविजुअल है, जो कि रेसिडेंट मतलब जो हू हैज़ बीन या तो मतलब जो अभी भी मतलब यहाँ पे रेसिडेंट है या फिर नहीं मतलब था या फिर अभी भी है मतलब हैज़ बीन मतलब पास्ट और इज़ मतलब या तो था या तो फिर अभी भी है, रिसाइड कर रहा है किसी रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस में जिसके आउट हाउस है, तो उस पर्सन के, तो वो उस पर्सन का एसोसिएट माना जाएगा। फिर इसके बाद कोई भी इंडिविजुअल है जो मैनेजिंग कर रहा है, मतलब या तो जो कर रहा था या जो कर रहा है, मैनेज कर रहा है अफेयर्स और अपने जो मतलब जो उसके अकाउंट्स हैं, उसके अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करता है। मतलब अफेयर्स को मैनेज करता है और अकाउंट्स को रखता है उस पर्सन के। उसके बाद है कोई भी एसोसिएशन है जो पर्सन्स की जैसे कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हुआ, पार्टनरशिप फर्म हुई, प्राइवेट कंपनी हुई जो कि मीनिंग है जिसका कंपनीज़ एक्ट में 1956 का जो एक्ट था और जो पर्सन है वो या तो मेंबर था या तो है और या तो पार्टनर था या है या फिर डायरेक्टर था या है मतलब वही चीज़ है। फिर कोई इंडिविजुअल है जो कि हैड बीन और इज़ अ मेंबर या तो था या तो है भी मेंबर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म में, प्राइवेट कंपनी में जो कि रेफर की गई है सबसेक्शन 3 में एट एनी टाइम when when such person had been or is a member, partner, director of such association, body, पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट कंपनी वगैरह है, तो ये सब इसमें आते हैं। तो मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर वो किसी तरीके से डायरेक्टर है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, पार्टनरशिप फर्म में, प्राइवेट कंपनी वगैरह में है। फिर उसके बाद कोई भी पर्सन है जो कि मैनेज जो कोई पर्सन है या तो वो पहले करता था या अभी करता है, मैनेज करता है अफेयर्स करने का मतलब अफेयर्स ऑफ द कंपनी वगैरह और कीपिंग करता है अकाउंट्स का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के, फर्म के, प्राइवेट कंपनी के, वही सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर कोई ट्रस्टी भी हो सकता है किसी ट्रस्ट का, जो कि ट्रस्ट क्रिएट किया गया उस पर्सन के द्वारा ट्रस्ट अगर क्रिएट किया गया हुआ है या फिर जो वैल्यू ऑफ एसेट्स जो कंट्रीब्यूट की गई है उस पर्सन के द्वारा उसमें इंक्लूड होगी वैल्यू ऑफ एसेट्स जो भी है, जो भी कंट्रीब्यूट की गई है उसके द्वारा पहले भी ट्रस्ट अमाउंट में। ऑन द डेट ऑन व्हिच द कंट्रीब्यूशन इज़ मेड जिस दिन भी उसने कंट्रीब्यूशन की थी, वो नॉट लेस देन 20% है। वो 20% से कम नहीं है वैल्यू ऑफ द एसेट जो भी उसने यहाँ पे किया था, इन्वेस्ट वगैरह उस ट्रस्ट में, उस डेट पे। 20% मतलब जो ट्रस्ट क्रिएट किया उस ट्रस्ट में अगर उसने 20% से ज़्यादा पैसा दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ एसेट्स का उस टाइम पे, तो वो यहाँ पे माना जाएगा। फिर जब भी यहाँ पे लिखा हुआ है 4th
सब सेक्शन में कि जब भी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अगर आप रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग अगर वो कंसीडर करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो पर्सन अगर हेल्ड किया हुआ है किसी अदर पर्सन के बिहाफ में तो सच अदर पर्सन मतलब अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर ये लगता है और वो अपना रिड्यूस इन राइटिंग मतलब राइटिंग में लिख के अगर ये कंसीडर करती हैं कि किसी पर्सन के पास जो प्रॉपर्टी है वो किसी और पर्सन के बिहाफ में वो प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए हैं तो वो पर्सन भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब वो कोई भी ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है सेक्शन 68D में। फिर कंसीलमेंट, तो कंसीलमेंट का मतलब होता है कि कोई भी तरीके की कंसीलमेंट और डिसगाइज़ डिसगाइज़ करना मतलब एक तरीके से कंसीलमेंट मतलब छुपाना, डिसगाइज़ करना मतलब यहाँ पे एक तरीके से किसी तरीके का ऐसा अरेंज करना कि जिससे वो लोगों की नज़रों में नहीं आए या मतलब लोगों को पता नहीं चले। तो दोनों मीनिंग एक ही तरीके से सेम ही हो सकते हैं, तो उस तरीके से क्या करना नेचर, सोर्स, डिपोज़िशन, मूवमेंट और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो है या फिर इंक्लूड सम मूवमेंट्स और कन्वर्सेशन जो भी मूवमेंट और कन्वर्जन है उस प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और अदर मीन्स वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो मतलब कंसीलमेंट का मतलब होता है किसी भी तरीके से कंसील करना, डिसगाइज़ करना, नेचर, सोर्स या डिपोज़िशन, मूवमेंट वगैरह प्रॉपर्टी की ओनरशिप वगैरह का या फिर किसी भी तरीके से मूवमेंट और कन्वर्ट कर देना उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन कर देना, अलग तरीके से कुछ भी ट्रांसमिशन कर देना। फिर ई है फ्रीज़िंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है टेम्पररी प्रोहिबिट कर देना। टेम्पररी किसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके का ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोज़िशन और मूवमेंट नहीं करे प्रॉपर्टी का, जो कि ऑर्डर इश्यू किया गया है सेक्शन 68 एफ में। और 68 एफ है आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाई में यहाँ पे इंक्लूड होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ दैट प्रॉपर्टी वाज़ डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन इलिसिट ट्रैफिक। तो आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का प्रूफ वगैरह को एस्टेब्लिश करना। प्रॉपर्टी पे, जो कि ड्राइव किए गए हैं और यूज़ किए गए हैं इलिसिट ट्रैफ़िक करके। अब इल्लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है इन रिलेशन टू एनी पर्सन व्हॉम द चैप्टर एप्लाइज़ तो जिसके ऊपर ये चैप्टर अप्लाई होता है। तो इल्लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे तो कोई भी पर्सन होगा जिसके ऊपर ये चैप्टर अप्लाई करता है उसने क्या किया हो, उसने किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी एक्वायर की गई हो, या तो पहले या तो बाद में इस चैप्टर के आने के ठीक है और उसमें क्या किया हो या तो होली या तो पूरी तरीके से या कुछ उसका पार्ट। किसी ऐसी तरीके से किसी एनी इनकम अर्निंग या एसेट जो कि उसने ड्राइव की गई थी या फिर ऑब्टेन की गई थी कॉन्ट्रिब्यूशन करके प्रोविजन या तो इस एक्ट की या फिर जो और जो इक्विवेलेंट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की या तो वो प्रॉपर्टी होगी मतलब 1 मिनट में आपको फिर से अच्छे से बताता हूँ। तो इल्लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि जो भी पर्सन यहाँ पे हम लोगों ने बताया था चैप्टर में उसके ऊपर जिसके ऊपर भी अप्लाई करता है ये अप्लाई होती है ये सब चीज़ें उसने अगर कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था या तो इस चैप्टर के शुरू होने के पहले या बाद में या तो पूरी तरीके से या तो कुछ पार्ट और किसी इनकम अर्निंग और एसेट्स वगैरह को यूज़ करके जो कि ड्राइव की गई हैं, एट्रिब्यूटेबल की गई हैं, क्या करके कॉन्ट्रिब्यूशन करके इस एक्ट के प्रोविजंस को या फिर इक्विवेलेंट वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की। फिर या तो और किसी तरीके की प्रॉपर्टी जो तो या तो उसे इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के पहले या बाद में फॉर कंसिडरेशन की थी, या तो होल या तो पार्टली और जो ट्रेसेबल है प्रॉपर्टी जो कि रेफर की गई सबसेक्शन 1 में, उसकी इनकम और अर्निंग से। तो सच प्रॉपर्टी या फिर उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है जो प्रॉपर्टी, या तो वो प्रॉपर्टी या तो उस प्रॉपर्टी के बराबर की इक्विवेलेंट वैल्यू जो है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कोई प्रॉपर्टी चूँकि एक्वायर्ड की गई थी किसी पर्सन के द्वारा या तो इस एक्ट के शुरू होने के पहले या तो बाद में नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2014 का ये एक्ट है, या तो होली या तो पार्टली उसने किसी भी तरीके की इनकम, अर्निंग, एसेट्स वगैरह, सोर्स वगैरह जो कि प्रूव नहीं किए गए हैं, कि किस तरीके से उसने अर्न किए थे वो सोर्स वगैरह और इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ वो प्रॉपर्टी की भी यहाँ पे आ जाएगी। और इसमें क्या-क्या इंक्लूड होगी तो एन इंक्लूड्स में लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए और बी 2 क्लॉज़ अलग से दिए हुए हैं कि तो जो प्रॉपर्टी या तो किसी पर्सन के पास है, वुड हैव बीन इन रिलेशन टू एनी प्रीवियस होल्डर तो प्रीवियस होल्डर के बिहाफ में वो पर्सन यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि इल्लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है इस क्लॉज़ में। और प्रीवियस होल्डर जो है अगर वो यहाँ पे होल्ड नहीं हुआ था मतलब सीज़ टू होल्ड नहीं हुआ होता,
तो जो पर्सन है, अनलेस सच पर्सन और अदर पर्सन हैज़ हेल्ड द प्रॉपर्टी आफ्टर द टाइम प्रीवियस होल्डर वेयर द 2 और मोर प्रीवियस होल्डर, द लास्ट प्रीवियस होल्डर हैव बीन ट्रांसफर्ड इन गुड फेथ फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ये माना जाएगा यहाँ पे कि सीधी-सी बात है, हम जैसे पहले भी देखते आए होंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफ़र हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र हुई है, तो सबसे पहले क्या है कि अगर उस पर्सन को अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती और उसके पहले जो पर्सन होल्डर था, अगर उसने इल्लीगली एक्वायर्ड की गई है प्रॉपर्टी उस पर्सन के द्वारा, तो हम ऐसे ही मानेंगे कि अभी भी प्रॉपर्टी उस पर्सन के पास ही है जिसने इल्लीगली एक्वायर की है और ये जो ट्रांसफ़र होगा, हम ये नहीं मानेंगे। लेकिन अनलेस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो बाद में जो ट्रांसफ़री है, अगर उसने गुड फेथ में लिया हुआ है, अगर फिर एक से ज़्यादा ट्रांसफ़री थे, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के होल्डर थे प्रीवियस, जो लास्ट होल्डर था, अगर उसने यहाँ पे गुड फेथ में प्रॉपर्टी एडुकेट कंसिडरेशन लेके मतलब ठीक-ठाक दाम देके उसने खरीदी है, तो एक अलग बात है और गुड फेथ में खरीदी है। अदरवाइज़ यहाँ पे वो इल्लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी और जो पहले उस पर्सन प्रॉपर्टी का जो ओनर था, वही उसका ओनर रहेगा। और फिर लिखा है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय एनी पर्सन। अब कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की गई किसी पर्सन के द्वारा या तो कमेंसमेंट ऑफ दिस चैप्टर के पहले या बाद में, कंसिडरेशन में ली गई है या तो होल या तो पार्टली और ट्रेसेबल है वो किसी प्रॉपर्टी जो कि फ़ॉल करती है आइटम ए में और जो भी इनकम अर्निंग उसकी हुई है उस प्रॉपर्टी से, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। फिर एच में यहाँ पे मीनिंग बताओ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में क्या होगा? तो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एनी प्रॉपर्टी आ जाती है, सारे एसेट्स जो कि डिस्क्रिप्शन किसी भी तरीके के जो भी डिस्क्रिप्शन है, संपत्तियाँ हैं, वो यहाँ पे आ जाती हैं। या तो वेदर कॉर्पोरल हो, इनकॉर्पोरल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो और वेदर लोकेटेड मतलब सॉरी वेयर एवर लोकेटेड या मतलब जहाँ भी उसको ढूँढ सकते हैं। और इसमें इंक्लूड होता है डीड्स, इंस्ट्रूमेंट और एविडेंसिंग टाइटल। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो भी डीड है, इंस्ट्रूमेंट है, जो भी टाइटल वगैरह बता सकते हैं उसका और इंटरेस्ट बता सकते हैं प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह का, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर रिलेटिव का मतलब क्या होता है? तो रिलेटिव का मतलब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो स्पाउस है उस पर्सन का या ब्रदर सिस्टर है उस पर्सन की या ब्रदर सिस्टर है उसके पर्सन के स्पाउस के फिर लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट है उस पर्सन के फिर लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट है उसके स्पाउस के जो वो पर्सन है। फिर उसके बाद स्पाउस है किसी पर्सन के जो कि रेफर किए गए हैं सब क्लॉज़ 2, सब क्लॉज़ 3, सब क्लॉज़ 4, सब क्लॉज़ 5 में। मतलब ये जो पर्सन है इन सब के भी कोई स्पाउस वगैरह होंगे। फिर लीनियल डिसेंडेंट होंगे किसी पर्सन के जो कि रेफर किए गए हैं सब क्लॉज़ 2 सब क्लॉज़ 3 में। फिर फिर सॉरी ट्रेसिंग मीन्स क्या यहाँ पे कि डिटरमाइन करना नेचर, सोर्स, डिस्पोज़िशन, मूवमेंट, टाइटल, ओनरशिप, प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में पता करना, बताना। फिर ट्रस्ट का मतलब होता है कि किसी भी तरीके के लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे अदर लीगल ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे ट्रस्ट मान लेते हैं। तो सेक्शन 68 सी का मतलब है यहाँ पे कि प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग इल्लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो एज़ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस चैप्टर, तो जब भी चैप्टर कमेंस हुआ है, तो यहाँ पे लॉफुल नहीं हुआ किसी पर्सन का इस चैप्टर में कि वो अप्लाई करे टू होल्ड एनी इल्लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, कि वो यहाँ पे इल्लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाए या तो वो ना ही वो खुद कर सकता है और ना ही किसी अदर पर्सन के थ्रू रख सकता है। मतलब जब से ये वाला चैप्टर आया है, तब से यहाँ पे क्या है कि ये लॉफुल नहीं है किसी पर्सन के लिए कि वो यहाँ पे इल्लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अपने पास रखे या तो किसी पर्सन को रखवाए अपने बिहाफ़ में। फिर सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है कि कोई प्रॉपर्टी अगर किसी ने यहाँ पे एनी इल्लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कॉन्ट्रिब्यूशन करके रखी हुई है सबसेक्शन 1 में, तो जो प्रॉपर्टी है वो फॉरफिट हो जाएगी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के प्रोविजंस के हिसाब से अगर किसी पर्सन ने अगर इल्लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को रखा है और कॉन्ट्रिब्यूशन करके रखा है इस चैप्टर के प्रोविजंस को, तो वो यहाँ पे फॉरफिट हो जाएगी। तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि कोई प्रॉपर्टी फॉरफिट नहीं होगी इस चैप्टर में if such property was acquired by a person to whom the act applies। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेकिन को फॉरफिट नहीं किया जाएगा इस चैप्टर में जब तक वो प्रॉपर्टी जो एक्वायर की गई है किसी पर्सन के द्वारा जिसके ऊपर एक्ट अप्लाई होता है, तो उसको कितने टाइम दिया जाएगा बिफोर। एक मिनट यहाँ पे मैं एक मिनट अंडरलाइन कर देता हूँ, सॉरी वो हाईलाइट कर देता हूँ। तो 6 यहाँ पे सॉरी एक मिनट फिर से एक
एक सेकंड, हाँ वेट करिए थोड़ा-सा, पता नहीं हाइलाइट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तो कर रहा था। तो यहाँ पे उसको 6 इयर्स का टाइम दिया जाएगा, बिफोर द पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम द डेट ही वाज़ अरेस्टेड, जिस दिन उसको अरेस्ट किया गया है, और अगेंस्ट whom a warrant or authorization of arrest has been issued for the commission of an offence punishable under this act। तो जिस दिन भी उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, जिस दिन भी उसका वारंट वगैरह इश्यू किया था, अरेस्ट को ऑथराइज करने के लिए, क्योंकि उसने ऑफेंस किया है, इस एक्ट में पनिशेबल है जो, उस दिन से, और जो भी डेट ऑफ ऑर्डर है, जिस दिन डिटेंशन इश्यू हुई है, एज़ द केस में भी, तो 6 इयर्स का टाइम दिया जाएगा, तब तक फॉरफिट नहीं होगी। उसके बाद है सेक्शन 68 डी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑर्डर में पब्लिश करके ऑफिशियल गैजेट में ऑथराइज कर देंगे किसी भी कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी कमिश्नर होगा कस्टम्स का, या कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज का होगा, या फिर कोई कमिश्नर होगा इनकम टैक्स का, या कोई भी अदर ऑफिसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कि इक्विवेलेंट रैंक होगा, और जो परफॉर्म कर सकता है फंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के इस चैप्टर में। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी? तो परफॉर्म करेगी सारे फंक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, उन पर्सन्स के रिस्पेक्ट में और क्लास ऑफ पर्सन्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगी, और किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर करके डायरेक्ट किया है। अब है सेक्शन 68 ई, तो उसमें सेक्शन 68 डी क्या मतलब सॉरी सेक्शन 68 ई क्या बोलता है? आइडेंटिफाइंग इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो एवरी पर्सन जो कि एम्पावर्ड है यहाँ पे सेक्शन 53 में, या फिर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, उसको उनको जैसी कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, और वो सेटिस्फाई हुए कि किसी पर्सन ने यहाँ पे इस चैप्टर में जो कि प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है, लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस, तो वो रिकॉर्ड रीजंस करके राइटिंग में प्रोसीड करेंगे सारे नेसेसरी स्टेप, उस आइडेंटिटी वगैरह ट्रेस करने के लिए, आइडेंटिफाइंग उस मतलब उस प्रॉपर्टी को ट्रेस करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए उस प्रॉपर्टी को। तो सबसेक्शन 2 में जो लिखा हुआ है, सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो भी स्टेप्स रेफर किए गए हैं सबसेक्शन 1 में, उसमें क्या होता है? उसमें इंक्लूड होता है किसी तरीके की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन। किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में कोई भी अगर यहाँ पे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे हुआ है, प्रॉपर्टी, प्लेस, एसेट्स, डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट इन एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर रिलेवेंट मैटर्स वगैरह, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? वो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं किसी भी पर्सन का, प्लेस का, प्रॉपर्टी का, एसेट्स का, डॉक्यूमेंट का, बुक्स ऑफ अकाउंट का, किसी भी बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, अदर रिलेवेंट चीज़ों में है। उसके बाद है कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है, मतलब कोई भी इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना है यहाँ पे, जो कि सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, वो कैरिड आउट किया जाता है, जो भी ऑफिसर मेंशन है सबसेक्शन 1 में, इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन और गाइडलाइंस एज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में मेक और इश्यू इन दिस बिहाफ। जो भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या सर्वे किया जा रहा है सबसेक्शन 2 में, वो कौन कैरी आउट कर सकता है? वो कैरी आउट कर सकता है कोई भी ऑफिसर जो कि मेंशन है सबसेक्शन 1 में, और किसके अकॉर्डिंग? तो इन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस और गाइडलाइंस जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे बनाई है इस बिहाफ में। फिर उसके बाद है सेक्शन 68 एफ। तो 68 एफ बात करता है सीजर और फ्रीजिंग ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब भी कोई भी ऑफिसर है जो कंडक्ट कर रहा है कोई भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 68 ई में, और उसके पास रीजन टू बिलीव है कि कोई प्रॉपर्टी है जिसके बारे में वो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और उसको लगता है कि सच प्रॉपर्टी इज लाइकली टू कंसील, कि वो प्रॉपर्टी है वो उसको कंसील हो सकती है, वो ट्रांसफर हो सकती है, वो डेल्ट हो सकती है किसी मैनर में, जिससे वो
फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग को किसी भी तरीके से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ऐसा रिज़ल्ट हो सकता है। इनटू 4 फीचर ऑफ सच प्रॉपर्टी इन दिस चैप्टर कि वो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग 4 फीचर हो सकती है प्रॉपर्टी। तो वो क्या करेगा, वो एक ऑर्डर यहाँ पे बना देगा, ही में मेक एन ऑर्डर फॉर सीजिंग सच प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को सीज़ किया जाए। वो ऐसा एक ऑर्डर बना देगा एंड वेयर इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज़ सच प्रॉपर्टी, और जहाँ पे ऐसा प्रैक्टिकेबल नहीं होगा कि वो सीज़ कर पाएँ इस प्रॉपर्टी को, तो वो एक ऑर्डर कर देंगे यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे किसी भी तरीके से ना ही ट्रांसफ़र किया जाए, ना ही अदरवाइज़ डेल्ट विथ किया जाए। और अगर करना है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रायर परमिशन लेना पड़ेगी उस पर्सन की, जिसने यहाँ पे वो ऑर्डर पास किया है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। और जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो सर्व कर दिया जाएगा उस पर्सन को, जिस पर्सन को ये ऑर्डर दिया जा रहा है ना कि आपको ये सेल वगैरह नहीं करना, कुछ भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करना, अदरवाइज़ डेल्ट नहीं करना। अब प्रोवाइडेड दैट भी लिखा हुआ है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी ड्यूली इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन and the copy of such order shall be sent to the competent authority within 48 hours of its order being made. तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पे ड्यूली इन्फॉर्म कर दी जाएगी, कोई भी ऑर्डर जो हुआ है यहाँ पे सबसेक्शन में, और जो कॉपी है उस ऑर्डर की वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सेंड कर दी जाएगी विद इन 48 आवर्स में, जब भी ऑर्डर बनाया गया। और जो भी यहाँ पे ऑर्डर मेड किया गया है सबसेक्शन 1 में, वो कोई भी बिना मतलब उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा जब तक कब तक, जब तक कि यहाँ पे कन्फर्म नहीं किया जाता कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो ऑर्डर। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे कितने दिनों के अंदर वो ऑर्डर कन्फर्म करेगी, 30 डेज़, जब भी वो ऑर्डर मेड किया गया है। तो जो भी ऑर्डर यहाँ पे सबसेक्शन 1 में यहाँ पे बनाया गया है, वो ऑर्डर जो है, वो यहाँ पे तब तक इफ़ेक्ट में नहीं आएगा जब तक कन्फर्म नहीं कर दिया जाता ये ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर करना है तो कितने दिन में कन्फर्म करेगी? 30 डेज़, जिस दिन वो ऑर्डर बनाया है उस दिन से, मतलब जिस दिन वो ऑर्डर मेड किया गया। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस सेक्शन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा? तो उसमें होगा किसी भी तरीके का डिपोज़िशन, कन्वेयंस, असाइनमेंट, सेटलमेंट, डिलीवरी, पेमेंट, other alienation of property or without limiting the generality of foregoing include, और बिना ही किसी तरीके से लिमिट करे किसी भी तरीके की जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग। और इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? तो उसमें होता है क्या-क्या चीज़ इसमें और इंक्लूड होंगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ अ ट्रस्ट इन प्रॉपर्टी, अगर किसी भी प्रॉपर्टी का कोई ट्रस्ट वगैरह बना रहा है, फिर या तो वो ग्रांट कर रहा है या क्रिएशन कर रहा है किसी भी तरीके की लीज़, मॉर्टगेज, चार्ज, ईज़मेंट, लाइसेंस, पावर, पार्टनरशिप, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। तो ये अगर वो इस तरीके किसी भी तरीके की ग्रांट वगैरह कर रहा है, सीसेशन कर रहा है प्रॉपर्टी वगैरह में, फिर एक्सरसाइज़ कर रहा है किसी भी तरीके का पावर ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वेस्टेड इन एनी पर्सन, किसी भी तरीके की अगर वो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहा है और प्रॉपर्टी जो कि किसी पर्सन में वेस्टेड है। नोट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि ओनर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, वो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी के अलावा टू डिटरमाइन इट्स डिपोज़िशन इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, जिससे वो ये दिखा सके कि जो उसकी डिपोज़िशन है किसी एनी अदर पर्सन के फेवर में हुई है, अदर दैन डोनी ऑफ द पावर, जो पर्सन दे रहा है उसको छोड़ के अगर किसी और पर्सन के यहाँ पे मतलब उस प्रॉपर्टी का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांज़ैक्शन एंटर्ड इंटू बाय एनी पर्सन with an intent thereby diminish directly or indirectly the value of of his own property and increase the value of the property of any other person। अब किसी भी तरीके का ऐसा ट्रांज़ैक्शन वो कर रहा है, वो पर्सन, और उसका इंटेंट क्या है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कम कर दे और इंक्रीज़ कर दे वैल्यू ऑफ किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी की। तो वो यहाँ पे ये सब जो टैक्टिक्स रहते हैं, मतलब ये तरीके के जो उनके ये मेल प्रैक्टिसेस रहती हैं, इससे वो क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी को सीज़ होने से, फ़ोरफ़ीचर होने से या फ़ोरफ़ीचर या कन्फिस्केशन होने से वो बचा सकते हैं, तो वो नहीं बचा सकते। यहाँ पे ये सब चीज़ें भी इस चीज़ में कवर हो जाती हैं। ये बताया हुआ है, जनरल सी बात है। फिर सेक्शन 68 जी बताता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फ़ोरफ़ीटेड अंडर दिस चैप्टर। तो अब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे सीज़ कर दी गई है, फ़ोरफ़ीट कर दी गई है, उनका मैनेजमेंट वगैरह कैसे होगा इस चैप्टर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने ऑर्डर को पब्लिश करके ऑफ़िशियल गैज़ेट में अपॉइंट कर सकती है
एज़ मैनी ऑफिसर। और वो ऑफिसर जो होंगे उनका रैंक क्या होगा? उनका रैंक क्या होगा? रैंक कम नहीं होगा जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट से। एज़ तक एज़ इट थिंक्स फिट, जो कि उनको ठीक लगे। और उनको पावर और फंक्शंस दे देंगे एडमिनिस्ट्रेटर के। और जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे अपॉइंट हुआ है सबसेक्शन 1 में, वो रिसीव करेगा, मैनेज करेगा प्रॉपर्टी जो भी उसको यहाँ पे दी गई है, ऑर्डर जिसको मेड किया गया है सबसेक्शन 1 में। और ऑफ सेक्शन 65 एफ में, सॉरी 68 एफ में, और अंडर सेक्शन 68 आई में, इन अ मैनर सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज़ डिस्क्राइब्ड। तो जो भी मैनर है, जो भी सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो भी प्रिस्क्राइब की गई है, वो यहाँ पे आती है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेटर है शैल आल्सो टेक सच मेजर्स। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ पे और भी मेजर्स को लेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी उसको डिस्पोज़ करने प्रॉपर्टी, जो कि फॉरफिट करना है, मतलब जो कि फॉरफिट होना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको वो सारे मेजर्स करना पड़ेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बताएगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी को डिस्पोज़ कर रहा है, वो फॉरफिट किसको होना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही तो होना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात तो मानेगा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। तो बस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह के फंक्शंस दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो उसके बाद की क्लॉज़ेज़ हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो हमारा 30 मिनट्स का हो गया है।